Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, सबसे पहले ये इस वर्ड जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया है। कौन से वर्ड से लिया है? ग्रीक वर्ड से लिया है। माइटोस का मतलब होता है माइटोस, इसका मतलब है थ्रेड, थ्रेड। और कॉन्ड्रियन का मतलब है कॉन्ड्रियन, इसका मतलब है स्मॉल ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्बर्ट वैन कॉलिकर ने देखा था। यह सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? ये था अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने देखा था, कॉलिकर। और इन्होंने किस चीज की स्टडी कर रहा था? ये बेसिकली इंसेक्ट के मसल को देख रहा था। किस चीज की? यानी मसल ऑफ इंसेक्ट ये देख रहा था, मसल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए मसल ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। और कब उन्होंने देखा? तो एफएससी के टेक्स्ट बुक में 1850 लिखा है, बट अगर आप गूगल से वेरीफाइड करके और देख ले तो ये तारीख थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग नजर आता है। ये एक्चुअल तारीख जो था ना, ये बेसिकली 1857 है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था इंसेक्ट के मसल में। और उस टाइम जो तारीख जो था बेसिकली 1857 था। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वर्ड दूसरे साइंटिस्ट ने कॉइन किया है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को ओनली ग्रेन्यूल्स का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने कॉइन किया है? तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेंडा, ब्रेंडा, जिसको हम नाम देते हैं ब्रेंडा ने। ब्रेंडा ने इन्होंने कॉइन किया ये वर्ड 1898 में। उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? 1898 में उन्होंने ब्रेंडा का नाम दिया था। यानी ब्रेंडा एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड कॉइन किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसके बाद जो 1957 था, 1957, तो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेलिप, जिसका नाम था फेलिप। फेलिप ने उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल ने, ये किसने दिया था? ये फेलिप ने 1957 को माइटोकॉन्ड्रिया को यानी पावर हाउस ऑफ द नेम भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से सेल में मौजूद होते हैं, कौन से सेल में एब्सेंट होते हैं और इसकी साइज क्या है, तो ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में और फिर आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं ना, तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये कहां पे मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है। और हम कहते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल में, ऑल यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। बट ये एब्सेंट होता है हाई स्पेशलाइज्ड सेल। हाई स्पेशलाइज्ड सेल्स में अगर मैं एग्जांपल दूंगा, हाई स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनमें से ये एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात को मेच्योर जो आरबीसी है, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में ये बेसिकली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं ये बेसिकली। और मैंने आपको ये बता दिया कि ये सबसे पहले किसने देखा था? अल्बर्ट कॉलिकर ने देखा था और 1857 में। और ये इंसेक्ट इनके मसल में देखा था, उसको ग्रेन्यूल्स का नाम दिया था। फिर इसको दूसरे ने पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह दिया, मैंने इसे आपको पहले से बता दिया। अब अगर हम इसको देख लेते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख लिया तो इसकी अगर आप साइज की बात कर लेते हैं तो ये साइज, इसकी साइज जो है वो वेरी होता है। बट अगर एक अंदाजे के मुताबिक इसकी जो साइज होता है ना, वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर जिसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है, जिसको हम नाम देंगे 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकता है। और ये आपके पास मैं बात करता हूं किसकी, दैट इज कॉल्ड डायमीटर की मैं बात करता हूं,
डायामीटर की बात करता हूं, और अगर हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं तो ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर तकरीबन 10 माइक्रोमीटर तक इसकी जो है वो ये लॉन्ग यानी लेंथ हो सकता है। लेंथ की अगर देख ले तो इसकी लेंथ इतना हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं अलावा कि जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख ले तो इनको कौन कौन से पार्ट्स इसको नजर आए। सबसे पहले इसको पार्ट नजर आया जिसको हम रॉड्स कहते हैं, रॉड्स या फिलामेंट्स नजर आए, फिलामेंट्स। और इस फिलामेंट के साथ साथ इसको वेसिकल नजर आया, वेसिकल्स। और इसको क्या नजर आया, यानी उसको वेसिकल्स नजर आया, वेसिकल्स। और एक और बात, क्योंकि इसकी जो यानी इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है, शेप इसकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी। और अगर हम इसकी नंबर की बात करेंगे, नंबर, तो ये नंबर इसकी वेरी करता है। तकरीबन कहता है कि एक लेवर सेल में तकरीबन 20,000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसकी शेप भी क्या कहता है, वो वेरी करता है, वेरी शेप जो है ना। और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी वाइडली वेरी करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना ये वेरी है, यानी इनमें से काफी वैरायटी पाया जाता है। और आपको पता ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। ये कौन सा है, ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम नाम देंगे डबल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन किस तरह होता है, ये स्मूथ होता है। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। और उस फोल्डेड को हम फिर क्या नाम देंगे, उस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम क्रेस्टी का नाम देते हैं, क्रेस्टी का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, क्रेस्टी का नाम देते हैं। और इसकी और स्ट्रक्चर भी है, वो हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि इसका जो है डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो देख लेते हैं इसको डायग्राम से कि ये डायग्रामेटिकली किस तरह होता है। तो यहां से अगर देख लेते हैं कि अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां से अगर हम इसको देख लें यहां से, तो ये कुछ यू स्ट्रक्चर इसकी होता है। यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, यहां से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं। ये वाला अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यू होता है। यहां से अगर हम इसको देख लें कि इनके कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इनको हम यहां से क्लियर करके देख सकते हैं। ये यहां से हम इसको देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यू होता है। अगर हम इसको देख लेते हैं, इनमें से आपको अब सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह है। इसके डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं, और इसमें से आपको थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियर नहीं है वो भी आज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम यहां से देख लेते हैं डिटेल से कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनेली और मौजूद होते हैं और इसकी मेम्ब्रेन किस तरह है, ये सारा हम यहां से क्लियर करते हैं। अगर हम ये देख लें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि इसके 2 मेम्ब्रेन होते हैं, तो सबसे पहले बाहर मेम्ब्रेन का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन है। ये बेसिकली क्या है, स्मूथ मेम्ब्रेन है। और ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आता है ये वाला, ये आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आएगा। इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन किस तरह होता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना ये इनफोल्डेड होता है। और ये जो आपको नजर आता है ना ये वाला, इसको हम क्रेस्टी कहते हैं। ये वाला इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रेस्टी, और ये है क्रेस्टी। क्रेस्टा सिंगुलर, क्रेस्टी प्लूरल है। क्रेस्टी जो है ना ये प्लूरल है। ये क्या है, ये बेसिकली प्लूरल है। और इसके अंदर ये जो आपको नजर आता है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो खाली जगह नजर आता है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। ये क्या आ जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो चूंकि इसका अपना डीएनए होता है, अपना सर्कुलर डीएनए इसमें मौजूद होता है, इसलिए डीएनए जो है ना ये खुद ये इसको सेल्फ रेप्लिकेट ऑर्गेनेली होता है। इसको हम अगर और देख लें तो इनमें से और यानी अपना राइबोसोम मौजूद होते हैं। इनमें क्या होता है, अपना राइबोसोम जो है ना इसमें मौजूद होता है। राइबोसोम जो है ना इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेना तो इनमें से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे आपको पता है, यहां से ये जो आपको सिस्टर्नी नजर आता है, इसके टिप पे नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर।
और इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम F1 पार्टिकल कहते हैं, इसका नाम है F1 पार्टिकल। और इसके साथ साथ यहां पे और पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, तो वो नोब नहीं होते, वो इस तरह फॉर्म के, इस तरह के फॉर्म है। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम F0 पार्टिकल कहते हैं, F0। और दोनों को मिलकर हम क्या नाम देंगे, इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। इसका नाम क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम देते हैं पार्टिकल का नाम देते हैं। और ये दोनों का क्या फंक्शन है, ये हेल्प करता है एटीपी की प्रोडक्शन में। और हम यहां पे बात करते हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आपको नजर आता है ना, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है, स्पेस। इसके साथ साथ यहां पे प्रोटीन्स भी होते हैं, फॉरेन प्रोटीन कहा जाता है। यहां से अगर देख लें, यहां से फॉरेन प्रोटीन मौजूद होते हैं, फॉरेन प्रोटीन जिसको कहा जाता है फॉरेंस, जिसको हम कहते हैं फॉरेंस प्रोटीन मौजूद है, फॉरेंस। और अगर हम यहाँ पे इसकी फंक्शन की बात कर ले कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन होंगे वो कौन से, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। और कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। वो रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। यहाँ पे ये ऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। अब कहां पे रिएक्शन होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इनमें से लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है, इसके अलावा कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम के साथ साथ इनमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद होता है। और ये सारे वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पे कौन सा रेस्पायरेशन होगा, यहां पे एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। और एरोबिक रेस्पायरेशन में आपको पता है क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व है, इसमें क्रेब्स साइकिल यहां पे होगा, क्रेब्स साइकिल यहां पे होगा। क्रेब्स साइकिल क्या, पीटी यहां पे यानी मेटाबॉलिज्म होगा किसकी, लिपिड्स की, यानी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यहां पे होगा, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ना वो यहां पे होगा, मेटाबॉलिज्म बेसिकली कहां पे होगा, यहां पे होगा। इसके अलावा अगर हम ये देख ले, यहां पे जो फूड की ब्रेकडाउन हो जाती ना, तो वो बेसिकली फूड में जो एनर्जी होते है वो केमिकल एनर्जी होता है। तो केमिकल एनर्जी को यानी जो एनर्जी यानी फूड की जो एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, यानी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ के जो ऑर्गेनिक फूड की जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, फिर जो सेल की डिमांड है उसको दिया जाता है, ये सेल को क्या करता है, सप्लाई किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और फंक्शन थी। एक बात और आपने याद रखना है कि इसमें से डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन जो है वो तैयार करता है, और डीएनए भी है। तो इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। इसको हम क्या नाम देंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस भी कहते हैं, ऑर्गेनेलिस भी कहा जाता है इसको।